आइए एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे चैनल मावी एमसीक्यू क्लासेस पर। आज की वीडियो 10th क्लास के छात्रों के लिए एसएसटी सब्जेक्ट के हिस्ट्री से है, जो कि लेसन नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के एमसीक्यू की है। ये एमसीक्यू बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, एग्ज़ाम्स में इसमें से ही आते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1 देखिए, फ्रेडरिक सार्यू कौन था? एक फ्रांसीसी कलाकार, एक ब्रिटिश कलाकार, एक अमेरिकी कलाकार या एक बंगला कलाकार? इसका सही आंसर है एक फ्रांसीसी कलाकार। फ्रेडरिक सार्यू ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई जो उसके सपनों का संसार थी, जिसमें उसने जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों को उभरते हुए देखा था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यूरोप में किस युग को क्रांतियों के युग के नाम से जाना जाता है? 1830 से 1848 का युग, 1848 से 1871 का युग, 1815 से 1830 का युग या उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका सही आंसर है 1830 से 1848 का युग क्रांतियों के युग के नाम से जाना जाता है। इसमें फ्रांसीसी क्रांति, इसमें 1832 में यूनान स्वतंत्र हुआ और भी कई देशों के अंदर स्वतंत्रता के लिए क्रांतियां शुरू हुई। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? ये फ्रांस में कई बार क्रांतियां हुई हैं। सबसे पहली फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1773 में, 1789 में, 1905 में या 1917 में? इसका सही आंसर है 1789 में 1789 ईस्वी में फ्रांस के अंदर क्रांति हुई और यहाँ से पूरे विश्व के अंदर परिवर्तन आने शुरू हुए थे। इसके बाद से अर्नेस्ट रेनन ने किस विश्वविद्यालय में व्याख्यान दिया? साबार्न विश्वविद्यालय में, पेरिस विश्वविद्यालय में, वर्साई में या मिलान विश्वविद्यालय में? और इसका सही आंसर है साबार्न विश्वविद्यालय में। इसमें उन्होंने राष्ट्र राज्य की परिभाषा बताई थी। प्रश्न नंबर 5 देखिए, कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई? 1833 में, 1821 में, 1832 में या 1835 में? और इसका सही आंसर है 1832 में। क्या है कुस्तुनतुनिया की संधि? इस संधि के द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। प्रश्न नंबर 6 देखिए, फ्रांस की 1804 की नागरिक संहिता को प्राय क्या कहा जाता है? लुई 14वें की संहिता, बिस्मार्क की संहिता, हिटलर की संहिता या नेपोलियन की संहिता? और इसका सही आंसर है नेपोलियन की संहिता। 1804 की नागरिक संहिता को नेपोलियन की संहिता भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत कानून के समक्ष सभी को समानता और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया गया। जन्म के आधार पर जो विशेषाधिकार लोगों को प्राप्त थे उन्हें समाप्त कर दिया गया और भी कई प्रावधान किए गए थे। तो 1804 की नागरिक संहिता को जाना जाता है नेपोलियन की संहिता के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, मैथ्सिनी द्वारा अपने क्रांतिकारी विचारों के प्रसार के लिए कौन सा संगठन बनाया गया? यंग इटली, यंग यूरोप, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं? मैथ्सिनी इटली का एक क्रांतिकारी विचारों वाला युवक था जो इटली को एकीकृत करना चाहता था। तो सही आंसर है इसका उपरोक्त दोनों। इन दोनों ही संगठनों का निर्माता मैथ्सिनी था। प्रश्न नंबर 8, नेपोलियन ने कितने राज्यों को मिलाकर जर्मन महासंघ बनाया था? और इसका सही ऑप्शन है इसके 15, 25, 39 या 49। कितने राज्यों को मिलाकर जर्मन महासंघ बनाया था? सही आंसर है 39। 39 राज्यों को मिलाकर नेपोलियन ने जर्मन महासंघ की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 9, वियना शांति संधि कब हुई? 1820 में, 1815 में, 1848 में या 1830 में? उसका सही आंसर है 1815 में। वियना शांति संधि के द्वारा यूरोप में नेपोलियन के द्वारा जो विजित क्षेत्र थे उन सभी क्षेत्रों में जो पुराने राजवंश थे उन्हें पुनः स्थापित कर दिया गया था, क्योंकि 1815 में कई यूरोपीय राष्ट्रों ने मिलकर नेपोलियन को हरा दिया था। वो वाटरलू का युद्ध था। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए,
किस चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद की सभा आयोजित की गई? सेंट पॉल चर्च, सेंट पीटर चर्च, सेंट स्टीफन चर्च या सेंट मैरी चर्च? किस चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद जो कि 1848 में हुई थी, वो कौन से चर्च में हुई थी? तो इसका सही आंसर है सेंट पॉल चर्च। यहाँ से जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी, जो कि 1871 में जाके कंप्लीट हुई। नेक्स्ट है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यह शब्द किसने कहे? नेपोलियन ने, बिस्मार्क ने, लुई फिलिप ने या मेटरनिख ने? और इसका सही आंसर है मेटरनिख। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। इसका अर्थ ये है कि फ्रांस में जब कोई भी घटना घटित होती थी तो उसका असर जो है पूरे यूरोप महाद्वीप में अन्य देशों के ऊपर भी पड़ता था। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, जाल्वेराइन नामक शुल्क संघ की स्थापना कब हुई? 1815 में, 1828 में, 1834 में या 1838 में? इसका सही आंसर है 1834 में। जाल्वेराइन शुल्क संघ के द्वारा, जिसमें अधिकतर जर्मन राज्य थे, ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे प्राप्त है? नेपोलियन बोनापार्ट को, ओटोमन बिस्मार्क को, कावूर को या उपरोक्त में से कोई नहीं? और इसका सही आंसर है ओटोमन बिस्मार्क। इसके नेतृत्व में ही जर्मनी का एकीकरण हुआ था और वहाँ के प्रथम जो विलियम प्रथम थे, उन्हें देश का या राष्ट्र का सम्राट बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्नलिखित में से जर्मन राष्ट्र का रूपक या प्रतीक कौन थी? मारियान, जर्मेनिया, पेड़ की पत्तियां या उपरोक्त में से कोई नहीं? ये दो नारी चित्र हैं, जर्मेनिया और मारियान। इनमें से कौन सा जर्मन राष्ट्र का रूपक था? इसका सही आंसर है जर्मेनिया। मारियान फ्रांस की रूपक थी। क्वेश्चन नंबर 15, लुइस ओटो पीटर्स निम्नलिखित में से कौन थी? एक शासिका, एक कलाकार, एक चित्रकार या एक राजनीतिक कार्यकर्ता? लुइस ओटो पीटर्स, और ये थी एक राजनीतिक कार्यकर्ता जो कि महिलाओं के लिए भी या नारीवादी विचारों को रखने वाली थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है, क्या कहलाता है? मतलब ऐसा समाज जो हो ही नहीं सकता, उसकी कल्पना करना क्या कहलाता है? लोकतंत्र, साम्राज्यवाद, कल्पनादर्श या यूटोपिया या राजतंत्र? उसका सही आंसर है कल्पनादर्श, जो केवल कल्पनाओं में हो सकता है, वास्तविकता में ऐसा समाज नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 17, ऐसी शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता, क्या कहलाती है? निरंकुशवाद, कल्पनादर्श, लोकतंत्र या राष्ट्रवाद? ये बहुत इम्पॉर्टेंट आपकी अवधारणा है, एग्जाम्स में बहुत आती है। इसका सही आंसर है निरंकुशवाद, एक ऐसी राजसत्ता जिसके ऊपर किसी का कोई अंकुश नहीं होता है और शासक अपनी स्वयं की इच्छा से निर्णय लेता है। यूजीन देला क्रोआ कौन थे? एक जर्मन रोमानी चित्रकार, एक फ्रांसीसी रोमानी चित्रकार, फ्रांस के शासक या जर्मनी के शासक? कौन थे यूजीन देला क्रोआ? और इसका सही आंसर है एक फ्रांसीसी रोमानी चित्रकार। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कौन सा दशक यूरोप में भूख, कठिनाइयाँ और जन विद्रोह लेकर आया? 1820 का दशक, 1830 का दशक, 1840 का दशक या 1850 का दशक? और इसका सही आंसर है 1830 का दशक। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, एक जर्मन पंचांग का मुखपृष्ठ किसने डिज़ाइन किया था? जर्मन पंचांग का मुखपृष्ठ किसने तैयार किया था? इसके ऑप्शन हैं यूजीन देला क्रोआ, फ्रेडरिक सारियू,
एंड्रियास रेबमान या उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका सही आंसर है एंड्रियास रेबमान। एंड्रियास रेबमान ने जर्मनी का मुख पृष्ठ तैयार किया था 1798 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है एंड्रियास रेबमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, किस वर्ष को नेपोलियन के पतन के रूप में माना जाता है? 1814, 1811, 1815 या 1819? और इसका सही आंसर है 1815। यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन को पराजित कर दिया था और वही जो है नेपोलियन के पतन के रूप में वही वर्ष माना जाता है। प्रश्न नंबर 22, जर्मनी के एकीकरण के पश्चात किसे जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया? विलियम प्रथम को, विलियम द्वितीय को, बिस्मार्क को या मेटरनिक को? और इसका सही आंसर है विलियम प्रथम। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 1871 में पूरा हुआ था। प्रश्न नंबर 23 देखिए, इंग्लैंड में शानदार क्रांति कब हुई? 1588 ईस्वी में, 1688 ईस्वी में, 1788 ईस्वी में या 1888 ईस्वी में? और इसका सही आंसर है 1688 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 24, स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकारों और हितों का बोध कराने वाले विचारों को क्या कहा जाता है? यानी कि जो स्त्री पुरुष की हर प्रकार की समानता के ऊपर आधारित विचार हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? नारीवादी, पुरुषवादी, समतावादी या उपरोक्त सभी? और इसका सही आंसर है नारीवादी। प्रश्न नंबर 25, एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। कोई भी प्रस्ताव देश के सामने रखा जाता है और उसे स्वीकार या अस्वीकार, हाँ या ना में उनसे पूछा जाता है। कल्पनादर्श, उदारवाद, जनमत संग्रह या नागरिक संहिता? और इस प्रकार के प्रस्ताव को जनमत संग्रह कहा जाता है। सही आंसर है जनमत संग्रह। तो ये थे बच्चों लेसन नंबर 1, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के सबसे इम्पॉर्टेंट 25 MCQs। ये इनमें से अगर इस लेसन में से कोई MCQ आते हैं या 1 नंबर का कोई भी क्वेश्चन आता है तो संभावना इनमें से ही आने की सबसे अधिक है। आपको वीडियो कैसी लगी इसके ऊपर कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अब तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि नेक्स्ट लेसन की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।